Good evening and welcome everyone to this live session on Indian economy in which we are covering external sector. This is the third session on external sector, WTO, World Trade Organization. वो हम cover कर रहे थे Singapore issues. If you remember, if you are revising things, so just a quick recap of the things that we had covered in the previous class. ये मिनिस्टीरियल वाली डिटेल्स पूछी जाती हैं यूपीएससी में, मिनिस्टीरियल क्या है, मिनी मिनिस्टीरियल क्या है, ये सब. तो कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, 164 मेंबर्स, ये सारा कुछ है इसमें. Why the need for WTO arose, certain limitations of GATT, lack of institutional or dispute resolution structure, ये सारा कुछ कवर करना है, राइट. WTO and agreements, there are around 70 agreements under purview of WTO, ये भी हो गया था. अब the only thing that we were left with was, insofar as WTO is concerned, only thing that we were left with was Singapore issues, right. Recent issues में मैंने आपको पीस क्लॉज बताया, 2017-18 से ये इशू न्यूज में चलता हुआ रहा है. ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट क्या है, ये चीज हमने कवर की. राइट, सो these things have already been covered. अब आगे चलते हैं. पीस क्लॉज, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, बेनिफिट्स ऑफ टीएफए. कितने लोगों ने ये पढ़ लिए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कवर्ड इट? हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्ते अभिषेक. In detail, the agreement is a broad series of trade facilitation reforms spread out over a gamut of trade issues across the areas of transparency and predictability of trading across borders. It aims to create a less discriminatory business environment. It also includes faster clearance procedure. Was all this clear to you? Is everything clear? World Trade Organization's landmark trade facilitation agreement came into force in February 2017. Every decision is supposed to be ratified by more than 2/3 of all the member nations. Ratified by 112 nations, the deal will ease the trade processes, bring down barriers to trade, and enhance the capacity of developing world to better engage with the global trading network. ये सारा कुछ कवर हुआ था कि बेनिफिट्स क्या होंगे. देन अर्जेंटीना समिट, 11th मिनिस्टीरियल, इसमें क्या इश्यूज लिए गए? रिलेटिवली माइनर प्रपोजल्स ऑन ई कॉमर्स एंड फिशिंग सब्सिडी, ये भी हमने कवर किया था. फिशरी सब्सिडीज क्या था, अर्जेंटीना समिट से क्या बेनिफिट्स हुए, दीज थिंग्स वर कवर्ड. प्लीज पीस क्लॉज वंस बताता हूं. पीस क्लॉज ये है कि तत्काल के लिए, देखो दो फैमिलीज, डेवलप्ड फैमिली है, एक डेवलपिंग फैमिली है, दोनों लड़ रहे थे आपस में किस मुद्दे पे, कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो सब्सिडी दे रहे हैं दादाजी, कौन से दादाजी? गवर्नमेंट. डेवलपिंग कंट्रीज में फार्मर्स को जो सब्सिडी दे रही है सरकार डेवलपिंग फैमिली में, उसको बंद किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे डेवलप्ड फैमिली को नुकसान हो रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज ने ये बोला हाल फिलहाल के लिए पीस क्लॉज अग्रीमेंट जो है उसको लागू करो. 2013 तक ये पीस क्लॉज लागू रहना था. 2013 के बाद 2017 तक फिर से अग्री किया गया कि 2017 तक ये अप्लाई रहेगा, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडीज, अपने फार्मर्स को दी जा रही सब्सिडीज कट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है. दे नीड नॉट कट दी सब्सिडीज फॉर देयर फार्मर्स, दिस वाज देयर ऑब्जेक्टिव. तो डेवलपिंग कंट्रीज ने ये बोला कि पीस क्लॉज हमें फेवर करता है, हम बाकी के मुद्दों पे, ट्रेड फैसिलिटेशन पे या ई कॉमर्स या न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज, 21st सेंचुरी में जो इश्यूज हैं जो ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड को और पुश दे सकते हैं, हम वो इश्यूज तभी डिस्कस करेंगे जब आप इस पीस क्लॉज को 2017 तक नहीं, टेम्परेरी क्लॉज नहीं बल्कि परमानेंट बना दो. जब तक इस मुद्दे पे कि डेवलपिंग कंट्रीज सब्सिडी देंगी या नहीं देंगी, कितनी देंगी, इस मुद्दे पे परमानेंट डिस्कशन ना हो जाए, तब तक आप ये सब्सिडीज बंद नहीं करोगे. ये है पीस क्लॉज. Clear? This was also covered. India and Argentina, WTO, Bali Ministerial. This was also covered. बाली पैकेज नहीं कवर हुआ था. बाली पैकेज इज अ ट्रेड. अब ये देखो, दोहा डेवलपमेंट एक अलग चीज थी. बाली पैकेज, कभी कभी प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन आता है, बाली पैकेज इज रिलेटेड टू व्हाट? क्लाइमेट चेंज, ट्रेड नेगोशिएशंस, कुछ और, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको ये याद रखना है, बाली पैकेज ट्रेड नेगोशिएशंस, WTO वर्ल्ड ट्रेड नेगोशिएशन से रिलेटेड है. बाली में
जो हर 2 साल में एक मीटिंग होती है, 2013 में हुई। अब इन्होंने एक नया पैतरा फेंका कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के सामने, डेवलप कंट्रीज ने। It aimed at lowering the global trade barriers and is the first agreement reached through the WTO that is approved by all its members. The package forms a part of the Doha Development Round 2001. Clear? Bali package consists of 10 separate decisions by the ministerial conference covering 4 areas as follows. The Trade Facilitation Agreement, active since 2017. TFA aims to reduce red tape and streamline customs. It will be legally binding, require some expense and a certain level of technology. The agreement reaffirms that non-discrimination principle of Article 5 of GATT remains valid. Non-discrimination एक important part है। Non-discrimination से trade जो है हैम्पर होती है। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा, वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे को तवज्जो देने लग जाएं, इंपॉर्टेंस देने लग जाएं एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डिस्क्रिमिनेटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज बाय गिविंग एडवांटेज टू इंडिजिनसली प्रोड्यूस गुड्स, और वेस्टर्न कंट्रीज आपस में ट्रेड करें तो डिस्क्रिमिनेट हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ गैट 1994 WTO में भी है। तो ट्रेड फैसिलिटेशन 2017 से लागू हो गया था। बाली पैकेज में 10 सेपरेट डिसीजंस थे। कितने? 10 सेपरेट डिसीजंस, राइट। एक सबसे पहला जो डिसीजन था वो है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, सबसे पहला डिसीजन। इसका मतलब ये है कि रेड टेपिज्म और कस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लीगली बाइंडिंग होगा कि कस्टम्स अथॉरिटीज 48 आवर्स, 72 आवर्स या 96 आवर्स से ज्यादा गुड्स को बॉर्डर्स पे, पोर्ट्स पे रोकेंगी नहीं, क्लियरेंस दे दिया जाएगा। एक्सपेंसेस होंगे, जैसे इंडिया सागरमाला प्रोजेक्ट बना रहा है, राइट। सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगी, जैसे मैंने आपको RFID टेक्नोलॉजी वाली जो चिप टेक्नोलॉजी, चिप्स रहेंगी, हर कंटेनर के बाहर एक चिप लगा दी जाएगी। ये कंटेनर है, ये कंटेनर की बैक साइड, तो इस पे जो है चिप लगा दी जाएगी। इस कंटेनर को रास्ते में नहीं खोला गया। अब ये कंटेनर कहीं भी जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब इन्वॉल्व होगा। कट हो जाएगा टाइम कम हो जाएगा, क्लियरेंस कंटेनर को जल्दी मिल जाएगी। बार बार ये कंटेनर चेक नहीं होगा, इसे खोल के हैरेस नहीं किया जाएगा ट्रेडर को, राइट, कि कंटेनर में क्या है, खोलो दिखाओ, एक एक पेटी खोलो, वो सब नहीं होगा। अग्रीमेंट रीअफर्म्स दैट नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। डिस्क्रिमिनेशन के कई पहलू होते हैं। अफ्रीका से गुड्स आ रही हैं तो कंटेनर का कंटेनर खोल दो, पूरा कंटेनर खोलो, ठीक है। और अगर यूएसए से गुड्स आ रही हैं तो उनको क्लियर कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो WTO का मूल आधार है जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विल बी सपोर्टेड इन बिल्डिंग कैपेसिटीज। अब ट्रेड फैसिलिटेट अगर होगा तो ट्रेड वाइज मैन्युफैक्चरिंग जिन कंट्रीज की डेवलप्ड है, जिन कंट्रीज की रेड टेप होता है, जैसे ये फाइल है, ठीक है, इस फाइल के ऊपर तुम देखते हो ना लाल डोरी लगी होती है, सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हो वो पट्टा लगा होता है फाइल के ऊपर लाल रंग का, देखते हो ना, उसके ऊपर वो नॉट टाइड होती है, उसको रेड टेप बोला जाता है। वो रेड टेप तभी खुलती है जब उसमें कुछ ये डालो, समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विल बी सपोर्टेड इन बिल्डिंग कैपेसिटीज टू इंप्लीमेंट दी चेंजेस यूजिंग फंडिंग फ्रॉम ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट फैसिलिटी। तो ट्रेड अगर बढ़ेगा, ट्रेड अगर इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? डेवलप्ड कंट्रीज का। तो ट्रेड फैसिलिटेशन करने के लिए फैसिलिटी यानी कि एक फंड क्रिएट किया जाएगा जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी, उसमें से कुछ पैसा निकाल के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को दिया जाएगा। समझ में आया? Which was established in July 2014 under the terms of Amendment to Trade Facilitation Agreement. It is a package of issues that are relevant to least developed countries. These include allowing LDCs to export easier access to rich country markets. अब rich country market में जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएसए है, यूएस से बांग्लादेश, म्यांमार से आने वाली गुड्स को, श्रीलंका से आने वाली गुड्स को इंपॉर्टेंस देता है। ये रहा श्रीलंका, ये रहा यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है।
अब यूएसए में जब गुड्स जाती हैं तो इंडिया में भी टेक्सटाइल काफी अच्छा बनता है, राइट। बांग्लादेश में भी टेक्सटाइल काफी अच्छा बनता है, ये सारा टेक्सटाइल यहां पे जाएगा। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत यूएसए ने ये कहा कि श्रीलंका को 10% जो कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है, श्रीलंकन गुड्स पे जो 10% सब्सिडी लगाई जाती है वो नहीं लगाएंगे, राइट। वैसे ही जो बांग्लादेशी गुड्स पे जो टेक्सटाइल पे जो सब्सिडी लगाई जाती है वो नहीं लगाएंगे। इंडिया से जो कपड़ा आएगा 100 रुपए का, उस पे अब पहले इंडिया जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता था। डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आने की वजह से इंडिया पे टैक्स नहीं लगता था। इंडिया का कपड़ा भी 100 रुपए, टेक्सटाइल जो है 100 रुपए, बिरला का कपड़ा बनाया हुआ, वही श्रीलंका का भी 100 रुपए में बिकता था। अब जब इंडिया पे टैक्स लगने लग जाएगा, इंडिया का नाम क्योंकि जीएसपी से डिलीट कर दिया गया है, जीएसपी सिर्फ अब इन कंट्रीज को अवेलेबल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इंडिया का कपड़ा 100 रुपए का जो है वो इस मार्केट में 110 रुपए का हो जाएगा, और श्रीलंका का कपड़ा 100 रुपए का, बांग्लादेश का कपड़ा 100 रुपए का। तो कौन सा कपड़ा बिकेगा? अगर मोर और लेस ये कपड़ा सारा सेम है, कौन सा कपड़ा बिकेगा? ड्यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट। विच टेक्सटाइल वुड बी सेलिंग? 100 रुपए वाला बिकेगा, 110 रुपए, 100 रुपए वाला बिकेगा, बिकॉज क्वालिटी इज ऑलमोस्ट दी सेम, ठीक है। तो इंडिया का अब डिसएडवांटेज, इंडिया इज एट अ डिसएडवांटेज नाउ, क्योंकि अब इंडिया को जीएसपी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा बढ़ेंगे, इंडिया के कम होंगे यूएसए को टू सम एक्सटेंट। Least developed countries will be supported in building capacities to implement the changes using funding from Trade Facilitation Agreement Facility, which was established in July 2014 under the terms of an amendment to the TFA. Right? तो पैकेज है एक, इसमें क्या किया जा रहा है? टू ल्योर डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनको ललचाने के लिए एक फंड क्रिएट कर दिया। उस फंड में डेवलप्ड कंट्रीज कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें से कुछ पैसा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को स्टैंडर्डाइजेशन, बेंचमार्क्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो बेंचमार्क्स हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कंप्लाई करने में, उनको पूरा करने में मदद करेगा वो पैसा, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। दिस इज जस्ट यस। देखो कल हमने जो पढ़ा था कोटा, यूएसए में जो कोटा दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज से, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से गुड्स को प्रोक्योर करने का, लीस्ट डेवलप्ड, ठीक है, सबसे कम डेवलप्ड उन गुड्स को प्रोक्योर करने का जो कोटा दिया जाता है, वो उसका एक रूप है। यूएसए का पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसका नाम है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। हर कंट्री का अलग अलग नाम होगा, ये नहीं है कि जीएसपी डब्ल्यूटीओ की टर्मिनोलॉजी है, नहीं। यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हमारे यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वैसे ही यूएसए की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नाम है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये उनका प्रोग्राम है, राइट। क्लियर? देन फूड सिक्योरिटी जनरल। अब तीसरा इशू ये समझ में आ गया, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट देने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये सब किया जाएगा। डन? क्लियर है सबको? जस्ट 1 मिनट। It is a package of issues that are relevant to least developed countries. These include allowing LDC exports easier access to rich country markets. This is there now. Food security, general services, public stock holding for food security purpose, understanding on tariff rate, quota administration, जनरल सर्विसेज, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को अलाउ करना। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट में इस बात पे भी सहमति, इस बात पे भी अग्रीमेंट हुआ कि हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को जो भी चीजें
जो भी चीजें चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, अपने गरीब लोगों को 40%, 28% जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए ये अलाउ कर दिया गया। अंडरस्टैंडिंग भी, दे रीच दैट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दी टैरिफ रेट कोटा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स as defined in article 2 of the agreement on agriculture, export competition etc. कॉटन, अब कॉटन का एक बड़ा मुद्दा था हमारी कंट्री में ही नहीं, बाकी की जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, G77 जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 77, जो कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस के मॉड्यूल में भी कवर करेंगे। इंडिया ने इन कंट्रीज को संगठित कर रखा है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना, डिप्लोमेटिक पावर, ये कंट्रीज इंडिया जो कहता है वैसे ही वोट करती हैं, वैसे ही डिसाइड करती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया हमारा हितैषी है, इंडिया हमारा वेल विशर है, जो कि इंडिया है भी। तो G77 कंट्रीज को, इंडिया को अलग प्रोजेक्ट करने के लिए ये कंट्री यूएसए वगैरह कोशिश करते रहते हैं कि इंडिया को, चाइना को नेगेटिव लाइट में शो किया जाए। जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, बांग्लादेश को देना। बांग्लादेश इज वन ऑफ द G77 कंट्रीज, गरीब से गरीब, निहायत ही गरीब कंट्रीज, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज, मालदीव्स, ये इसमें आते हैं। जानबूझ के यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं, इनको कोटा वगैरह देती रहती हैं। पहले ये इनसे डील करने के लिए इंडिया के थ्रू जाती थी। अब इंडिया की इमेज कुछ ऐसी हो गई कि यूएसए और ये सब कंट्रीज ये कहती हैं पहले यूके ने 2010 में 11 में यूके एड आता था, ठीक है, यूके की तरफ से फंडिंग आती थी, एड, हेल्प, ग्रांट्स आती थी। तो यूके ने बोला कि इंडिया तो हमसे भी ज्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है रिसेशन के बावजूद 2007-8 के बाद, तो हम इंडिया को फंडिंग नहीं देंगे। यूके एड प्रोग्राम ने इंडिया को फंडिंग देना बंद कर दिया, राइट। लगभग हर साल 10-12 बिलियन डॉलर की फंडिंग इंडिया को मिलती थी। वैसे ही अब यूएसए ने क्या किया है, ट्रेड में जो इंडियन गुड्स को एक एडवांटेज था थ्रू जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो विड्रॉ कर लिया। इससे क्या हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि इंडिया, जिसे तुम अपना वेल विशर मानते हो, इंडिया इन पावर्स को ना जोड़ लेता है, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज को आपस में। India is like a magnet attracting all these small countries. India is able to project their issues in the WTO bench, on the WTO high table. अब सारी कंट्रीज को तो बिठाएंगे नहीं। India, since it is a part of G20 also, group of 20 economies which are growing at a very fast pace, ठीक है, तो इस वजह से इंडिया, चाइना, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो गरीब भी हैं, साथ साथ अमीरों की टेबल पे भी बैठती हैं। इसलिए इन कंट्रीज को लगता है कि हम, इंडिया जो कहेगा हम वो करेंगे। लेकिन ये कंट्रीज इंडिया को तुड़वाने के लिए, G77 की जो एकजुटता है उसको तुड़वाने के लिए जानबूझ के जीएसपी जैसे या फिर ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट फैसिलिटी क्रिएट करते रहते हैं। कैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट फंड बना रहे हैं कि जो कंट्री टीएफ एएफ के लिए अग्री करेगी डब्ल्यूटीओ में, तो हम उसे फंड देंगे। फंड देंगे तो उससे क्या होगा, फंडिंग मिलेगी तो उससे क्या होगा, इनको फायदा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज को ही ये फंड मिलेंगे, इंडिया को नहीं मिलेंगे। इंडिया जब इसको ऑब्जेक्ट कर रहा था टीएफ एएफ को, तो इन्होंने ये कहा कि देखो इंडिया, इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये कहा कि इंडिया इसलिए इसे ऑब्जेक्ट कर रहा है, इंडिया इज ऑब्जेक्टिंग बिकॉज हमने इंडिया को टीएफएएफ नहीं दिया, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट फैसिलिटी में, उसमें से कुछ भी पैसे इंडिया को नहीं मिलेंगे बल्कि सिर्फ आपको मिलेंगे। डिवाइसिव टैक्टिक्स, डिवाइड करने के, बांटने के, एकजुटता को तोड़ने के तरीके, समझ में आ रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री, इंडिया ने ये बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फंडिंग नहीं देनी, हमें ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए हम अपना सागरमाला, हम अपना राम सेतु ब्रिज खुद बना लेंगे, हम अपने पोर्ट्स, कंटेनर्स वगैरह को खुद से हाईटेक कर लेंगे, हमारे यहाँ पे पीपीपी पॉलिसी है और तुम्हारी कंपनियां आके खुद इन्वेस्ट करेंगी, हमारा तो हो जाएगा। बट दिक्कत यह है कि जो गरीब लोग हैं उनका मुद्दा इंडिया सामने ले आया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग हर गरीब कंट्री में की जाती है, अर्जेंटीना या कोई, अब मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें भी करी जाती है। तो इंडिया ने एक ऐसा मुद्दा ढूंढ लिया, भले ही इंडिया को जीडीपी ग्रोथ रेट के चलते अलग थलग करने की, अलग से दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि इंडिया इज वेरी रिच, तुम उसके साथ, तुम उस पे, इंडिया पे विश्वास कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है, ये कंट्रीज ऐसे टैक्टिक्स खेलती रहती हैं। इंडिया ने बोला कि गरीब तो हमारे यहां भी हैं, गरीब तो तुम्हारे यहां भी हैं, तो देखो इस मुद्दे के चलते इसको बार्गेनिंग चिप यूज किया कि
पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अलाउ किया जाए। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने अपनी बात इंडिया के लीडरशिप में मनवा ली, लीस्ट डेवलप कंट्रीज ने। समझ में आया? Now, cotton subsidies for trading cotton were agreed to be implemented. कॉटन का मुद्दा क्या है हमारे विदर्भ रीजन में? तो ये फार्मर्स को जो सब्सिडीज दी जाती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स फॉर कॉटन, ये सब दिया जाता है। तो subsidies for trading cotton were agreed to be implemented by WTO member countries. Earlier they were not agreeing to. ठीक है? However, at the Bali Ministerial Conference in December 2013, WTO members adopted Bali Ministerial Decision on Cotton. बाली में कॉटन पे बात हुई थी, ठीक है, in which they reiterated earlier commitment to address the cotton ambitiously, expeditiously and specifically with एग्रीकल्चर रिलेटेड नेगोशिएशंस। ठीक है, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड नेगोशिएशंस के साथ कॉटन भले ही डेवलप कंट्रीज ये कहती थी कि कॉटन तो कमर्शियल क्रॉप है, तुम अगर कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहे हो, जो फार्मर जैसे ग्रो कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल फार्मिंग तो नहीं कर रहे। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपने जीने के लिए वीट ग्रो कर रहे हैं, उसको सब्सिडी दी जा रही है, वो फार्मर इस कॉटन को बेचना चाहता है। अब ये कहा जा रहा था कि तुम जब ये कॉटन बेचते हो, इस कॉटन के जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो भी चीजें बनाई जाती हैं, वो सस्ते दाम पे बनती हैं, क्योंकि तुम सब्सिडाइज्ड कॉटन इंडिया में अलाउ कर रहे हो। सरकार सब्सिडी दे रही है कॉटन पे, इसलिए इंडिया में बनाई गई कॉटन बेल्स सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कॉटन पे सब्सिडी को अलाउ नहीं किया जाए। पहले इन्होंने इस बात पे काफी ज्यादा टसल क्रिएट करी डेवलप कंट्रीज ने, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने ये कहा कि अगर तुम्हें ट्रेड फैसिलिटेशन करना है, अगर तुम्हें हमारी यहां मार्केट दिखती है अनसैचुरेटेड कि इतने लोग हैं इनको गुड्स बेचेंगे, तो तुम्हें हमारे ये छोटे छोटे से मैटर्स, फूड सिक्योरिटी, कॉटन एटसेट्रा पे अग्री करना होगा। ठीक है, तो हाउएवर अंटिल रिसेंटली द ब्रॉडर बाली पैकेज एंड हेंस द कॉटन नेगोशिएशंस लैंग्वेज्ड बिकॉज ऑफ अ स्टैंड ऑफ बिटवीन यूएस एंड इंडिया ओवर पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग। ठीक है, डेवलपमेंट को दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में जो एजेंडा लिया गया कि डेवलपमेंट वाज मेड अ पार्ट ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, डेवलपमेंट के लिए नेगोशिएशन। ठीक है, ट्रेड, डेवलपमेंट के लिए ट्रेड करना, उसको कहीं ना कहीं 2001 के बाद डेवलप कंट्रीज ने डिसोसिएट करना शुरू कर दिया। डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि ये कहने लगी कि तुमने बोला था कि इससे डेवलपमेंट होगी, तुम डेवलपमेंट के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, तुम हमें ना सब्सिडी दे रहे हो, ना टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट्स वगैरह ट्रांसफर करने देते हो अपनी कंपनीज को, तो हमारा विकास कैसे होगा। दोबारा से इस मुद्दे को रिवाइव किया गया बाली मिनिस्टीरियल 2013 में। 2001 के बाद इतना ज्यादा सेंसेशनलाइजेशन अगर डेवलपमेंट और इसका हुआ WTO में, तो वो 2013 में हुआ। पहले इस मुद्दे को जो है साइड पे कर दिया गया था। 2001 के बाद डेवलप कंट्रीज को समझ में आया कि हमसे गलती हो गई, अब ये डेवलपमेंट नहीं होगी अगर 4-5 साल में 2001, 2, 3, 4, 5 2005 तक डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रही थी कि ट्रेड के होने से डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस कि इसको लिंक किया जाए। इसके लिए क्या किया गया, प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सिंप्लीफाइड रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग ओरिजिन एंड क्वालिफाइंग फॉर प्रेफरेंशियल treatment with importing countries, least developed countries, preferential rules of origin for least developed countries, simplified rules for identifying origin and qualifying for preferential treatment with the importing countries. Rules of origin क्या होता है? रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है, ROO का मतलब ये है, अगर कोई गुड्स चाइना में, चलो चाइना छोड़ो, जर्मनी का स्टील बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, मतलब जर्मनी में स्टील प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। जैसे आपने देखा होगा रेजर्स और ये सब जर्मन टेक्नोलॉजी लिखा होता है उनपे, है ना, या ट्रिमर्स आते हैं, हेयर ट्रिमर्स और ये सब। तो जर्मनी की कोई स्टील अफ्रीका में बिकी, अफ्रीका में स्पेयर पार्ट्स बिके, उसको अफ्रीका में प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद ये
इंडिया में भेज दिया गया या अफ्रीका में भेज दिया गया, तो हम अगर ये कहेंगे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बन रहा है तो ये गलत है ना। मतलब यानी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन ये कहते हैं कि अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में जो सामान बेचा जा रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ही हो, अर्जेंटीना का हो, वियतनाम का हो, तो उसमें अगर इनडायरेक्टली जर्मनी क्या कर रहा है, जानबूझ के कोई गरीब कंट्री के साथ में, जैसे लिबिया के साथ में एग्रीमेंट साइन करके लिबिया को बोला कि हम तुम्हें ये मशीन बेचेंगे, तुम आगे इंडिया को बेच देना। रूल्स ऑफ ओरिजिन रूल्स ऑफ ओरिजिन के तहत ये गुड को जर्मनी में बनाया हुआ माना जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि ये गुड एक डेवलप्ड कंट्री में बनी है और डेवलपिंग कंट्री में नहीं बनी। ठीक है, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं कि जानबूझ के यहां पे सब्सिडी देके प्लांट लगा दिया। डायमंड ये लिए गए यहां से, अब डायमंड जो है लिबिया से लिए गए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है लिबिया, उनको अगर जर्मनी में प्रोसेस किया गया और फिर इंडिया में बेचा गया तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के तहत ये लिबिया में बनाए गए हैं या लिबिया का ओरिजिन है, ये माना जाएगा। क्लियर? इससे फायदा ये होगा कि अगर गुड्स सही मायने में आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि ये बन तो डेवलप्ड कंट्रीज से रही हैं, लेकिन जानबूझ के डब्ल्यूटीओ कंट्रीज की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसको डेवलपिंग कंट्री के रास्ते से भेजा जा रहा है, तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स का वॉयलेशन इसे माना जाएगा। There is no lagging, Aditya, no lagging at all. तो रूल्स ऑफ ओरिजिन सबको क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है? Yes, they have been in the recent past. USA has used this ambiguity to its advantage for withdrawing this thing. जब जीएसपी इंडिया से विड्रॉ किया गया तो इंडिया ने बोला हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री है, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। यूएसए ने बोला कि तुम डेवलपिंग कंट्री नहीं हो, हमारे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। डब्ल्यूटीओ में डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। क्लियर? उसका फायदा अब कंट्रीज उठा रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को देखो, दो क्राइटेरिया होते हैं डेवलपिंग या डेवलप कंट्री कहलाने के। डेवलपिंग कंट्री कैसे कहोगे? या तो जीडीपी बहुत ज्यादा है, जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा होना किसी कंट्री को डेवलपिंग नहीं बना देता। पर कैपिटा इनकम कितनी है? हमारी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। हम कंट्रीज ये कहती हैं, चाइना और इंडिया, तुम कहते हो कि हमारी जीडीपी इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है तो हमें सब्सिडी देने की क्या जरूरत है, हम डेवलपिंग कंट्री नहीं है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इंडिया और ये चाइना ये कहते हैं कि तुम हमारी पॉपुलेशन भी तो देखो कि हम वर्ल्ड की 25%, 30, 40, 50% पॉपुलेशन हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में रहती है। इंडिया, चाइना, ब्राजील को, साउथ अफ्रीका को मिला लिया जाए, ये सारी चीजें। प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन were an essential part of what? Preferential rules of origin were an essential part of Bali Summit. ठीक है, simplified rules for identifying origin and qualifying for preferential treatment with importing countries. Operationalization of waiver concerning preferential treatment to services and service suppliers of least developing countries. Operationalization of waiver, एक waiver की मांग करी गई concerning preferential treatment to services and service suppliers of least developing countries. अब यहां पे least developing countries के जो सर्विस सप्लायर्स हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही हैं LDC से, preferential treatment to be given to LDCs for 15 years from date of agreement adoption. Operationalization of waiver concerning preferential treatment to services and service suppliers of
LDC countries. Duty free, quota free market access for least developed countries. Duty free, quota free market access. ड्यूटी भी नहीं लगेगी, कोटा भी नहीं होगा, बिना कोटा के जितना एक्सपोर्ट करना है डेवलपिंग कंट्री, माली, मालदीव्स, ये सब जो कंट्रीज हैं, यूएसए को जितना एक्सपोर्ट करना चाहते हो करो। पहले कोटा होता था, कोटा से क्या होता था, तुमने 100 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दिया, अब बस टोटल सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने मिला के 100 मिलियन टन, 1000 मिलियन टन एक कैप लगा दी जाती थी। उस कैप पे जैसे ही वहां पे पहुंच गए, 100 मिलियन का कैप है, तो उसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट करना है तो ड्यूटी लगने लग जाएगी। अब बाली मीटिंग में ये अलाउ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज देयर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑन स्पेशल। अब ये कहा गया स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जिन कंट्रीज को दिया जा रहा है वो डिजर्विंग नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए ये कहा गया कि मॉनिटर किया जाएगा। कहने को तो ये बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जा रहा है, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज के नाम पे ब्रिटेन को यूएसए ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया यूएसए से आने वाली गुड्स पे, और यूएसए ने ब्रिटेन से आने वाली गुड्स पे कंसेशनल ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज ये कहती थी कि हमारे पास कोई आधार नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी रीजनेबल मीन्स to figure out, to verify if this is happening or not. Clear? Duty free, quota free market access for least developed countries. Monitoring mechanism for special and differential treatment, meetings and other methods for monitoring special treatment given to developing countries. Criticism of WTO, the organization's Doha talks have barely made any progress since 2001, even as regional and bilateral trade agreements, which some see as more realistic alternatives to global negotiations, have flourished. तो ऑर्गेनाइजेशन का दोहा टॉक्स अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा। हम बार बार इसको ये कहते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाओ। 2001 का डेवलपिंग कंट्रीज कीप ऑन अपीलिंग टू दी WTO सो मच सो दैट वन ऑफ द चेयरपर्सन, वन ऑफ द चीफ्स ऑफ WTO, जिनका नाम था रास्कल लेमी, उनका नाम था पास्कल लेमी, ठीक है, PASCAL। ही वॉज फ्रॉम इटली और फ्रांस, LAMY। तो उन्होंने ये बोला बाली समिट में, 2013 की समिट में, कि दिस WTO कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज विल कॉल मी एज रास्कल लेमी। रास्कल मतलब फ्रॉडस्टर और ये सब, ठीक है। रास्कल लेमी इफ वी डिड नॉट अग्री टू, इफ वी डिड नॉट इंप्लीमेंट द दोहा समिट, एजेंडा ऑफ दोहा समिट आफ्टर 12 years ऑफ इट्स हैपनिंग। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब उन्होंने खुद ही उन्होंने बोला कि मेरे को पास्कल लेमी नहीं, मेरे को रास्कल लेमी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2011 में यह आश्वासन दिया था डेवलपिंग कंट्रीज को कि ये एजेंडा को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। जानबूझ के फीट ड्रैगिंग इस पे चल रहा है। क्लियर? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं? अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, SPS अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। सैनिटरी मैंने बताया था, दे कंसर्न ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को कोई खतरा नहीं हो, एनिमल हेल्थ को कोई खतरा ना हुआ हो, फिशरीज वगैरह भेजने में या कुछ, उसको आधार मान के वेस्टर्न कंट्रीज इन मेजर्स को लगाते हुए ये प्रोडक्ट्स को रोक देती हैं। सैनिटरी मेजर्स में कि अगर कोई आप कॉस्मेटिक्स इंडिया में बना रहे हो तो वो कॉस्मेटिक्स से अगर ह्यूमन हेल्थ को खतरा हो सकता है तो वो कॉस्मेटिक्स को वहां पे बैन कर दिया जाएगा। वहां पे केमिकल लेवल्स इन कॉस्मेटिक्स, लेड कंटेंट, LEAD, ठीक है, मर्करी कंटेंट, ये गोरेपन की क्रीम जो आती है, ये सब फेयरनेस क्रीम्स वगैरह, उनमें केमिकल मात्रा कम होनी चाहिए, केमिकल अमाउंट कम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स में प्रिस्क्रिप्शंस हैं। वैसे ही प्लांट हेल्थ, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, अगर आपके यहां से कोई गुड्स आ रही हैं जिसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स कुछ ज्यादा मात्रा में लगाया गया तो उनके चलते रोका जा सकता है, आपकी गुड्स को वहां पे एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। बोथ दीज मेजर्स अप्लाई टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फूड और लोकल एनिमल एंड प्लांट डिजीजेस एज वेल एज टू प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्लियर? डन है? पढ़ो इसको, थोड़ा सा रिवाइज करो, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ जस्ट 30 seconds.
क्लियर है ये? क्या? All the countries maintain measures to ensure that food is safe for consumers and to prevent the spread of pests or diseases among animals and plants. These sanitary and phytosanitary measures can take many forms, such as requiring products to come from a disease free area. जैसे हमारे यहाँ पे आप देखते हो ना, कलिंग ऑफ चिकन, एकदम से सारे चिकन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है जब कुछ बर्ड फ्लू की बात होती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से काफी ज्यादा चिकन जो है यूरोप में इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है जब कभी बर्ड फ्लू की न्यूज आती है। तो मेनी फॉर्म्स सच एज रिक्वायरिंग प्रोडक्ट्स टू कम फ्रॉम अ डिजीज फ्री एरिया, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स तरह तरह के कारण, कंटेनर। आप देखते हो कि आजकल इंडिया में कुछ कुछ स्टोर्स पे, एयरपोर्ट पे खासकर क्या मिलता है, कंटेनर होते हैं अच्छे अच्छे, उसमें चिप्स पैकेट पैक्ड होंगे, बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं वो, कुछ नॉन वेज कुछ वेज। तो वो कंटेनर का एक स्पेसिफिकेशन है कि उसमें मॉइस्चर नहीं गया, उस कंटेनर की एक थिकनेस होनी चाहिए, उसमें पर्टिकुलर मेटल्स यूज होने चाहिए, अलॉयज यूज होने चाहिए, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अगर हमारे बनाए गए यहाँ पे चिप्स वहां पे ऐसे ही चले गए, हमारे यहाँ पे क्या है, वो मोम जामे में पैक करो, पॉलिथीन में खा लेते हैं हम लोग, जानवर वाला काम है ना, गुलामियत का असर है। वहां पे क्या है कि टिन अगर वो प्रॉपर टिन नहीं है, अगर उसका पेंट या जो भी उसमें पॉलिशिंग जो भी यूज किया गया वो प्रॉपर नहीं है, तो वो अलाउ ही नहीं करते वहां पे, ताकि ह्यूमन हेल्थ का खतरा नहीं हो। इसलिए आप देखते हो हमारे यहाँ पे कैंसर वगैरह ये सब चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोग लापरवाह हैं इस मामले में। तो इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, setting of allowable maximum levels of pesticide residues or permitted use। तो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शनिज्म, कहने को ये ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, एनिमल हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, बट ये ट्रेड से बचने के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है कि हम अपने एरिया में गुड्स को आने ही नहीं देंगे। यूएस और यूरोपियन यूनियन कुछ इस तरह से कर रहे हैं। गॉट इट? Clear है? So this is their analysis of their working so far. Sanitary and phytosanitary measures by their very nature may result in restrictions on trade. All governments accept the fact that some trade restrictions may be necessary to ensure food safety and animal and plant health protection. However, governments are sometimes pressurized to go beyond what is needed for health protection and to use these well-intentioned measures, sanitary and phytosanitary restrictions to shield domestic producers from economic competition. Shield करने को हम क्या कहते हैं? Protectionism. Using these sanitary and phytosanitary measures to shield domestic producers is what we call as this thing, right? क्लियर है ये सबको गाइस? चलो आगे। तो सच प्रेशर इज लाइकली टू इंक्रीज, ये सारा कुछ अच्छी अच्छी बातें। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ये हम कर चुके हैं कवर, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। अब यहां पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन इशू। अ डिसीजन वाज सपोज्ड टू बी मेड ऑन ऑल द प्रपोजल्स मेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज फर्स्ट इन 1999 to address the difficulties and imbalances in 1994 उरुग्वे राउंड। डेवलपिंग कंट्रीज को ये परसीव हुआ कि हमारा इसमें नुकसान होगा, ठीक है, तो ये सोचा गया कि चलो ठीक है, अभी उरुग्वे राउंड में 1994 में जो चीजें एग्री करी गई थी उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, उनको रीलुक, there would be a relook at those issues which concern developing countries, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस ही हो रही थी। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये 1999 के इस मुद्दे को दोबारा से रोक दिया गया, मतलब टाल दिया गया। उरुग्वे राउंड में टेक्सटाइल्स पे, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे और पेटेंट प्रोटेक्शन पे। मैंने आपको प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट बता दिया था, फटाफट बताओ। हैव आई एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट?
right? डन गाइस एवरीवन, यस ठीक है। तो ये था all other important issues like on agricultural quotas and on setting up of standards for import into rich countries will form a part of entire negotiating agenda in the next round. In theory, this gives the developing countries an advantage in the sense that they can reject the larger package if the implementation issues are not addressed. 1994 में ये जो अग्रीमेंट इंप्लीमेंट हुआ, 1999 में ड्यू था इसका असेसमेंट कि इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज को इस बात की एडवांटेज मिलती है कि इंप्लीमेंटेशन इश्यूज को 1999 में डिस्कस करने की जो बात की गई थी, अगर वो इंप्लीमेंट करने की बात ही नहीं हो रही या वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो डेवलपिंग कंट्रीज आगे की बातों पे डिस्कशन को रोक सकते हैं, ठीक है। अब ये बात डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिसएडवांटेजेस है कि जैसे ये इशू पैन आउट हुआ, जैसे इशू पे सुलहनामा हुआ, इट वाज ऑलवेज नोन दैट दिस सब्जेक्ट वाज अ नेगोशिएटिंग प्लॉय। ये ट्रिक थी कि डेवलपिंग कंट्रीज टू टाई अप द रिच इकोनॉमीज एंड डिले द प्रोग्रेस ऑन इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट टू रिच इकोनॉमीज। दोनों इश्यूज को आपस में जोड़ दिया। दोनों इश्यूज को आपस में जोड़ने की वजह से क्या होता है, जब दोनों इश्यूज आपस में इंटरट्वाइन हो गए, तो अगर आपको प्रोग्रेसिव इश्यूज पे, 21st सेंचुरी इश्यूज पे आपको डिस्कशन करना है, तो आप पहले 20th सेंचुरी के इश्यूज को, टेक्सटाइल को, एग्रीकल्चर को, कॉटन को, शॉटन को डिस्कस करो। समझ में आया? ये सारी चीजें हैं जो विच आर ऑफ कंसर्न टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो एग्रीकल्चर इज close to the hearts of all the developing countries issue among the developed economies. This was most contentious issue. ये लोग बार बार एग्रीकल्चर में एक्सेस मांग रहे थे, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। तो यूएस के प्रेशर के बावजूद भी हमने ये कहा कि भाई पहले इंप्लीमेंटेशन की बात करो। देन इंडिया हैड लिटिल प्रॉब्लम्स ऑन द एजेंडा फॉर एग्रीकल्चर सिंस इट हैड अर्लियर secured a reference to taking into account food security and rural development concerns when negotiating market liberalization. Got it? Clear है guys सबको? So these things were there. इसके अलावा और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं धीरे धीरे से। वही सारी चीजें जो है थोड़ा एलैबोरेटेड फॉर्म में है। सर्विसेज, second issue that was mandated in 1995 for talks to begin in 2000 did not see any disagreement. The Indian interest will be the first and foremost in getting agreement for more liberal provisions for temporary migration of Indian technical and non-technical workers to foreign markets. Market access for non-agricultural products. The central focus of old GATT covers import duties on industrial products. Analysis, the negotiations will be both an opportunity and threat for India. The opportunities will come in forcing the EU and the USA to lower very high duties they impose. इसको पढ़ लेना, ठीक है, सारी चीजें कवर्ड हैं बट तुम्हारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। अब आते हैं सिंगापुर इश्यूज पे। सिंगापुर में जो इश्यूज डिस्कस करे गए, डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं इनको भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर सिंगापुर इश्यूज, या फिर आपसे मेंस में क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है सिंगापुर इश्यूज किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ से, ट्रेड से, याद रहेगा। फिर सिंगापुर इश्यूज में क्या डिस्कस किया गया, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बाली मीटिंग में कॉटन डिस्कस हुई थी, यस कॉटन डिस्कस हुई थी। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ही निटी-ग्रिटी में घुस के, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट सिंगापुर इश्यूज में था? नहीं था, याद रखना है। किस में था? बाली में था। तो 2017 में डिस्कस हुआ, खत्म हो गया। 2017 का सेशन कहां हुआ था, बोलो बोले जल्दी। 2017 का डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्टीरियल है, फाइनल मिनिस्टीरियल कौन सी कंट्री में हुआ था बच्चों, बताओ जल्दी।
अर्जेंटीना में। लेकिन ये जो डिस्कशन हुआ था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में, ये कौन से मंथ में हुआ था? ये अर्जेंटीना में हुआ था या कहां हुआ था? बाली में हुआ था 2017 में फरवरी में। ठीक है, याद रखनी छोटी छोटी चीजें, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा बट अगर ये आए, डिस्कस दी पैराडाइम्स इन WTO, कुछ भी वैसे आ सकता है। ठीक है, डिस्कस दी हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स इन दी negotiations under WTO. Do you think that these have been advantageous for India? समझ में आया? Discuss the progress made under various agreements of WTO. तो आपको उरुग्वे राउंड लिखना होगा, दोहा राउंड लिखना होगा, 2013 का दिस इशू, बाली समिट, बाली पैकेज, इसके बारे में लिखना होगा, फिर फाइनली सिंगापुर इश्यूज। ठीक है, 4-5 चीजें हैं जो आपको लिखनी है, और फिर लेटेस्ट वन में कंक्लूड करते टाइम लेटेस्ट जो समिट हुई होगी उसके बारे में लिखना होगा कि थिंग्स हैव रीच्ड दिस लेवल। गेटिंग माय पॉइंट? आपने फिर बता दिया गेन्स मेड बाय इंडिया, व्हाइल इंडिया हैज बीन स्टेडफास्ट इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट, बट वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन सर्विसेज। इंडिया जैसी कंट्रीज में क्या कह रही थी कि हमें सर्विसेज में एडवांटेज है, हमने बोला कि तुम सर्विसेज खोलो, ये सर्विसेज नहीं खोल रहे थे, ये बोलते हैं कि they were not opening up to services related negotiations, we were quite open to service related negotiations। अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस इन सर्विस एरिया, एग्रीकल्चर हमारा लैगिंग है, तो देयर आर कंसर्न्स। फिर हम लिखेंगे कि इमर्जिंग ट्रेंड ये हो रहा है कि WTO नहीं, रीजनल अग्रीमेंट्स ज्यादा तूल पकड़ रहे हैं, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स, ये आजकल फैशन में है। द ट्रेंड इज more towards groupings like RCEP, ASEAN, etc. regional trade। ठीक है, Singapore issues, the biggest controversy in Doha was how to proceed with the study program that began after first ministerial in Singapore। ये पहली मिनिस्टीरियल थी WTO की। पहली मिनिस्टीरियल क्यों? WTO सेटअप 1994 में हुआ था, पहली मिनिस्टीरियल सिंगापुर इश्यूज हुई। लिंक बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एक अलग चीज है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लिंक है। अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वहां से ट्रेड ज्यादा होगी। हमारी कंट्रीज ने, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज ने ये प्रस्ताव रखा, ये पॉइंट रखा कि आपकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहीं से गुड्स आती हैं और ट्रेड आप ही की तरफ से ज्यादा होगी। हमारे लिए तो ट्रेड एडवर्सरी, एक वैसे वी विल बी एट दी रिसीविंग एंड, है ना। ट्रेड तुम्हारी कंपनीज वहां पे बनाएंगी, सिलिकॉन वैली में, ब्रिटेन में, इंपोर्ट भी हमारे यहां पे होगा, हमें खरीदना पड़ेगा। तो तुम पहले इन्वेस्टमेंट हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में करो, हमारी कंट्रीज ने ये कहा, फिर वहां से ट्रेड होगा तो मजा आएगा। देन ट्रेड एंड कंपटीशन पॉलिसीज, कंपटीशन पॉलिसीज वगैरह जो है सभी के लिए इक्वल हो। लिंक बिटवीन ट्रेड एंड कंपटीशन पॉलिसीज, लिंक एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी हमारे यहां पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा खरीदारी करती है। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में ये लिख रखा था मेक इन इंडिया परचेज किया जाएगा। अब मेक इन इंडिया परचेज करने के चलते पहले क्या होता था, HM की एक कार आती थी जो तुम सभी जानते हो, एम्बेसडर, ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स, उसी को ही परचेज किया जाता था, भले ही वो गाड़ी की एवरेज कम थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि बी इंडियन बाय इंडियन। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा डेवलप कंट्रीज ने मुद्दा बनाया कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड ट्रेड फैसिलिटेट होनी चाहिए, ट्रेड इससे डी फैसिलिटेट नहीं होनी चाहिए। इंडियन कंसर्न इज दैट द फर्स्ट 3 आर रियली नॉन ट्रेड इश्यूज which do not belong to WTO, and also that negotiating global agreements on them will reduce the autonomy of developing countries to frame rules. Indian concern is that first 3 are really non-trade issues. Trade और investment के बीच में लिंक जो है इंडिया को सही नहीं लगता। इंडिया ये कहता है कि ट्रेड, क्योंकि ब्रिटिश राज हमारे यहां पे हो चुका है, राइट, इन्होंने ये कहा कि तुम मुद्दे पे आओ ना, एग्रीकल्चर की बात करो, इंडिया ये कह रहा है, एंड बिलोंग टू इंडियन कंसर्न ये है कि फर्स्ट 3 आर रियली नॉन ट्रेड इश्यूज विच डू नॉट बिलोंग टू WTO, एंड इंडियन कंसर्न इज ऑल्सो दैट
negotiating global agreements on them will reduce the flexibility that the developing countries have to frame rules suited to individual needs. क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में बाहर की कंट्रीज का या WTO का किसी इंस्टीट्यूशन का कोई interference हो. The EU on the other hand wanted negotiations to begin on drawing up new WTO agreements on all these issues. यूरोपियन यूनियन चाहता है कि नेगोशिएशंस इस पे हो, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज नहीं चाहती नेगोशिएशंस हो, डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि नेगोशिएशंस हो. USA on at least last two. EU wanted negotiations to begin on drawing up new WTO agreements on all the three issues. USA कह रहा है कि trade and competition policies और government procurement पे negotiations हो. The compromise brought about largely by Indian insistence is that a decision will be taken at 5th ministerial conference. Decision would have been taken at 5th about whether or not to begin talks then. Until then, more focused study program should continue. हुआ क्या? ये डिस्कोर्स ही चेंज हो गया. डिस्कोर्स क्या चेंज हो गया? 1996 में ये पहली समिट में सिंगापुर इश्यूज सामने आए इंप्लीमेंटेशन को लेके. इंप्लीमेंटेशन के चलते एक आ गया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लिंकेज को पहले स्टडी किया जाए, उसका इंपैक्ट क्या होगा. ट्रेड एंड कंपटीशन पॉलिसीज को स्टडी किया जाए, उसका इंपैक्ट क्या होगा. ठीक है, लेकिन इन्होंने 1999 आते आते डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया और 2001 आते आते इन इश्यूज को साइड पे कर दिया और नया DDA ले आए, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ले आए. यानी कि WTO में सारा कुछ पेंडिंग चलता रहा, यानी कि किसी भी चीजों पे कंक्लूसिव डिस्कशन नहीं हो पाई. हाँ, ये बात ठीक है कि ट्रेड फैसिलिटेशन, ई कॉमर्स इश्यूज, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं. अब सिंगापुर इश्यूज इन अ बिट ऑफ डिटेल. सिंगापुर इश्यूज हैं क्या? दे आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वर टेबल्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, मेनली USA and European Union in WTO conference in Singapore in 1996. Some of the major issues among them are trade and investment, trade and competition policy, transparency in government procurement, trade facilitation, labor laws, etc. Why the inclusion of these issues in multilateral talks opposed by the developing nations like India? Why the inclusion of these issues in multilateral talks opposed by developing nations like India? State-owned enterprises, developed countries like USA, Germany want developing countries to curtail the role of public sector. इनके हिसाब से हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रोल रहेगा तो स्टेट यानी कि इंडियन नेशन स्टेट न्यूट्रल नहीं होगी, इंडियन नेशन स्टेट इनकी मोनोपोली नहीं होगी. अगर मान लो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो ब्रिटिश पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप कहां खुलेंगे? BPCL और BP, है ना. तो इनका BP लो हो जाता है कि भाई ब्रिटिश पेट्रोलियम के पंप कहां से खुलेंगे. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. एयर इंडिया जब तक ये बिक नहीं जाएगा तब तक लुफ्थांसा या फिर ब्रिटिश एयरवेज कमाई कैसे करेंगे, लूटेंगे कैसे, मोनोपोली या ओलिगोपोली कैसे बनेगी. इसलिए ये चाहते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बंद हो जाएं. बट दीज यूनिट्स आर दी नेसेसरी. पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होंगे तो हर आदमी थोड़ी ना सर को झुकाया है कभी, ना झुकाएंगे. HDFC और ये सब बड़े बड़े बैंक आ जाएंगे, है ना. ये चाहते हैं कि सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका और ये HSBC, ये सारे बैंक्स यहां पे आ जाएं. फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, हमारी कंट्री में तो इनकी जरूरत है. लेबर इश्यूज, डेवलप्ड इकोनॉमीज वांट टू इंपोज यूनिफॉर्म लेबर स्टैंडर्ड्स for all the countries. Developing nations have got comparative advantage in labor. ये कहते हैं कि लेबर स्टैंडर्ड्स इतने सशक्त हों कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा. हमारे यहाँ पे लोगों को काम करना पड़ता है, राइट. लेबर स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किए जाएं और हायर एंड फायर पॉलिसीज ये सब लाई जाएं. हमारे यहाँ पे मिनिमम वेजेस कम है. ये कहते हैं कि मिनिमम वेजेस का थ्रेशोल्ड ग्लोबल लेवल पे सेट हो, टेकिंग द एवरेज इनकम ऑफ USA, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया. तो बेस पे ज्यादा हो जाएगा. USA का एम्प्लॉयर तो वो बेस पे दे लेगा, क्या इंडियन एम्प्लॉयर वो बेस पे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. और वैसे मैं जो तुम्हें बता रहा था, लेबर लॉज आर वेरी आर्काइक. Today I had to go to the labor office and all because one of our employees, she's turned berserk. होता है ना कि काम नहीं होता तो मेरे को काम चाहिए होता है. अब वहां पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 15 लॉज मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे 15 ऐसे लॉज लगा दिए कि
आपको ये लिखना होगा कि इतनी इतनी लीव, एम्प्लॉयज की इतनी लीव है, इतना बोनस, इतना ओवर टाइम, ये सब देना पड़ेगा। उससे कंप्लाई तो हो नहीं पाता। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या होता है कि दिवाली है तो 4 छुट्टियां चाहिए, 4 छुट्टियां कैसे दे दें? वी आर अकाउंटेबल टू दी स्टूडेंट्स। अब वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि भाई चलो काम चल रहा है, छुट्टी आ गई, सरकारी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, इंसेंटिव चाहिए, बोनस चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन छुट्टियां सरकार के हिसाब से चाहिए। सरकार के हिसाब से छुट्टियां एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती। 200 दिन महीने में, साल में छुट्टियां होती, तुम्हें भी पता है। 52 तो सैटरडे संडेज हो गए, वीक्स हो गए, 104 छुट्टियां ये हो गई। बात करेंगे किसी दिन। लेबर कोड जो आ रहा है वो काफी अच्छा भी होगा, लेकिन उसको एक इशू बनाया जा रहा है अभी। यू मस्ट बी नोइंग दैट गर्ल मिस अंजलि, ये सारी चीजें जो है थोड़ा दिक्कत करती हैं हमारे लिए भी। She was working fine and all। अब मैंने भैया दूज पे हाफ डे के लिए बुला लिया। हाफ डे के लिए बुला लिया तो बुलाया क्यों, मतलब ये चीज है, आई एम रिजाइनिंग और ये सब। फिर एकदम खड़े पांव रिजाइन कर देंगे एंड फिर बोलेंगे कि हमारी 15 दिन की सैलरी दो। आई एम वेरी रिजिड, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट दैट वे। क्यों दो? समझ रहे हो ना, तुमने खड़े पांव रिजाइन किया। ऐसी चीजें होती रहती हैं काम में, ये सब चीजों में। तो लेबर लॉज पहले इंडिया में जो स्ट्रिक्ट हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि आप यूनिफॉर्म लेबर स्टैंडर्ड्स लेके आओ फॉर ऑल द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो ये सारी चीजें, डेवलपिंग नेशंस हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन लेबर एंड यूनिफॉर्मिटी विल टेक अवे दिस एडवांटेज। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट्स central and states are considered as largest buyers in the market as they produce around 30 to 40% of the total products। तो ये सारी चीजें हैं। तो this is their major points। Developed economies want transparency in the government procurement so that it creates a level playing field between the MNCs and local industries including MSMEs to take part in it। ये पता है तुम्हें, MSMEs को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। 30% of the every government department is supposed to procure at least 30% of its goods। अगर मैं पेपर ले रहा हूं तो मैं जेके पेपर से तो लूंगा क्योंकि जेके बड़ा है, लेकिन मुझे छोटे खन्ना पेपर और ये सब से भी पेपर खरीदना पड़ेगा अगर मैं सरकारी कंपनी हूं तो। ये सारी चीजें हो जाती, ठीक है। ऑल दो थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन इन इंडिया ऑल्सो। जेम प्रोक्योरमेंट पोर्टल, यहां पे ट्रांसपेरेंसी हो रही है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज एन इनोवेटिव थिंग। 2017 मई में इसको लाया गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अगर किसी सरकारी विभाग को, यहां पे टेंडर्स आपको डालना है कि आपको 30 एयर कंडीशनर खरीदने हैं, ठीक है। उसके लिए एलजी भी अप्लाई करेगा। एलजी ने आपको दिया 3 इयर्स का, एलजी ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया 3 इयर्स का मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 3 इयर्स का फ्री दे दिया 25,000 के एसी के साथ। दूसरी तरफ से एक लोकल कंपनी आई एक्मा, ACAMA, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया 30 एसी का प्राइस 23,500 रुपीज, 3 इयर्स की मेंटेनेंस। तो इससे क्या होगा, एक्मा ज्यादा एलिजिबल है। पहले क्या होता था कि ब्रांड के नाम पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यही एसी 28,000 रुपए का खरीदते थे। 2 एसी जो करप्ट IAS ऑफिसर अगर होंगे तो उनके दामाद के घर पे लग जाएंगे, एक किचन में लग जाएगा, ठीक है, एक टॉयलेट में भी लग जाएगा, लेकिन सरकार को नुकसान होता था। इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है। तुम लोग सो गए, जो सो गए हो हाजिरी लगाओ फटाफट। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, शुरू करें। Are we done with it? So these things are there. Are we clear about it? Now coming to the other aspects, let's discuss about this IMF and World Bank. Great Depression of 1930s led to failure of several economies as a result of gold standard for valuation of currencies, where currencies were backed by gold.
गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता था? पेगिंग समझते हो? पेग, हाँ वही दारू वाला पेग, ठीक है, वही बिल्कुल वही, ठीक समझे। तो लिटरल मीनिंग क्या होता है पेग का? ठीक है, अभी तो मजाक में समझ रहे हो। पेग का मीनिंग होता है दिस मच ऑफ सोडा, ठीक है, फॉर दिस मच ऑफ लिकर। पेगिंग का मतलब ये होता है ना, वी आर पेगिंग वन विद द अदर, ये मतलब होता है लिटरल। दारू की बात मत सोचना, सिंपल समझो पेगिंग का मतलब क्या होता है। कि 30 ml के लिए कितना पानी डालना चाहिए, यही तो मतलब है ना। वैसे ही अगर एक कंट्री के पास में 30 किलो गोल्ड है या 30 क्विंटल गोल्ड है, 30 क्विंटल इज इक्वल टू 3000 किलोज, किसी कंट्री के आरबीआई के पास, जैसे इंडिया के आरबीआई के पास 30 क्विंटल गोल्ड है, तो वो कितनी मनी पब्लिश कर सकता है? 60 क्विंटल गोल्ड है तो वो मनी का लेवल और बढ़ जाएगा। पेगिंग वन विद एन अदर, समझ में आया? इसको पेगिंग बोला जाता है। ये इतना तो ये इतना, ये इतना डबल 60 ml तो ये इतना। गोल्ड अगर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा कंट्री, पहले होता था गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसके पास, जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड है वो ज्यादा पैसे प्रिंट कर सकती है, उस कंट्री में आर्थिक क्षमता ज्यादा है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा है। समझ में आया? क्लियर? क्लियर है ये सबको? Do developed countries also want to regulate developing countries' domestic agriculture procurement? It's not about the agriculture, it's about anything, Aditya. Do developed countries also want to regulate developing countries? Yes. That is what we talked about when we were discussing peace clause and public distribution system. Done? ठीक है, पेगिंग होके ये होता था। अब क्या हुआ, एक स्टेज पे गोल्ड क्रैश होने लगा प्राइस। क्यों? देखो यहां पे क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन जब 1930s में आया, काफी इकोनॉमीज फेल हो गई। क्यों? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज फेल्ड। गोल्ड कोई गारंटी नहीं है, येलो मेटल कोई गारंटी नहीं है, तो काफी कंट्रीज ने, यूएसए ने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। ये बोला कि हमारी देखो गोल्ड स्टैंडर्ड कब था, जब कोई भी कंट्री में इतना ज्यादा जीडीपी गैप नहीं था। हर किसी को आश्वासन चाहिए कि हाँ, क्या एश्योरेंस है कि जिससे तुम शादी करने जा रहे हो वो अमीर है, उनके पास गोल्ड ज्यादा है, उनका घर बड़ा है, उनके पास कारें ज्यादा है, यही है ना। तो उस टाइम पे कैसे पता लगाओगे? या फिर तुम्हें दिखता हो कि इसका भाई जो है एमएनसी में काम करता है, इसके भैया जो है आईएएस हैं, यही है ना। इकोनॉमिक वेयर विदऑल जानने के तरीके क्या हैं? इकोनॉमिक कैपेसिटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, यही है ना। तुमने दिवाली में कितने सिक्के चांदी के रखे, कितने सिक्कों से पूजा करी, तुम्हारे लक्ष्मी गणेश कितने बड़े थे, यही रखते हो ना। तरीका यही है वर्ल्ड का, कोई ना कोई तरीका तो होगा। प्रोग्रेस करनी है तो कंपटीशन भी होना चाहिए। तो सभी कंट्रीज ये करती थी कि एक कंट्री ये कहती है कि मैं तुम्हारी कंट्री की, यूएसए की करेंसी पे क्यों विश्वास करूं। यूएसए कहते हैं कि हमारे पास गोल्ड ज्यादा है। अब एक स्टेज तक तो गोल्ड 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 चल रहा था, लेकिन जब यूएसए का जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, जो पैसा पब्लिश किया था, प्रिंट किया था, उससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने लगी, तो यूएसए ने बोला कि हमारी कंट्री की करेंसी यानी कि डॉलर ही इतना ज्यादा कैपेबल है कि हमें यूएसए का ये गोल्ड स्टैंडर्ड यूएसए को रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसको बोला जाता है फ्री फ्लोट, यानी कि मेरी दारू पीने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि मुझे खारा सोडा मिलाने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ में आया? दिस इज व्हाट यूएसए वाज सेइंग, मेरी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, राइट। तो पॉइंट समझना तुम लोग, गलत मत चले जाना। शाम का टाइम है, संध्या का अगरबत्ती वाला, गलत मत चले जाना। समझो बात को कि यूएसए ये कह रहा है कि मेरे पास अब मैं कितने भी डॉलर प्रिंट करूं, आई हैव प्रूवन माई इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू यू, मैंने अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी आपको दिखा दी। गोल्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि स्कैर्स है, जो चीज स्कैर्स होती है वो माना जाता है उसको। अब तुम उल्टे सीधे बातें कर रहे हो तो मैं बता देता हूं गोल्ड क्यों लेते हैं। गोल्ड ग्लिटर है ना। तुम सुंदर लड़की के पीछे क्यों जाते हो, उसका भाव ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो इकलौती है कॉलेज में, या तुम अगर बहुत ज्यादा डेढ़ शाने हो तो तुम इकलौते हो, इसीलिए जो चीज स्कैर्स है वर्ल्ड उसी को ही वैल्यू करता है, राइट। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? स्कैरसिटी, इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर। तो गोल्ड को हमने ये मान लिया, जो ज्यादा गोल्ड खरीद लेगा वो ज्यादा करेंसी पब्लिश करेगा। अगर वो ज्यादा करेंसी नहीं पब्लिश करता, प्रिंट करता, वो बैंक की करेंसी जितनी प्रिंटेड है, देखो
गोल्ड हो गया 10,000 क्विंटल, लेकिन करेंसी पब्लिश करी है सिर्फ 5,000 करोड़ की, तो करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, डॉलर रुपी के मुकाबले, करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रुपी जो है, आरबीआई के पास गोल्ड है सिर्फ 100 क्विंटल और पैसे इशू कर रखे हैं 2,000 करोड़ रुपए, रुपी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग कमोडिटी गोल्ड इज नॉट दैट मच। समझ में आया? तो इसीलिए डॉलर ने बोला, यूएसए ने ये बोला कि हमारा तो जीडीपी ही 20 ट्रिलियन डॉलर्स है, हम साल में इतना उत्पादन करते हैं, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूएसए का इतना ज्यादा है, हमें क्या जरूरत है कोई और गोल्ड वोल्ड रखने की। उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हो गए, ठीक है। तो तब आईएमएफ के बारे में ये चीज करी गई। एज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमीज वर्ल्ड ओवर इरेक्टेड ट्रेड बैरियर्स। अब क्या किया जाए, इकोनॉमीज ने ये बोला कि हम ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं, यूएसए से अगर गुड्स आएंगी तो हमें $1 के लिए इतने सारे रुपीस देने पड़ेंगे, क्यों दें हम यूएसए से लेना ही बंद कर देते हैं। लॉजिकल है ना? तो तुमने क्या करा कि तुमने डॉलर इतना महंगा कर दिया, यूएसए ने ये किया था। तो यूएसए ने क्यों किया था? यूएसए ने बोला कि मेरी इकोनॉमी सुपर पावर है, सुपर इकोनॉमी है, इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वर्ल्ड का 2/3 प्रोडक्शन यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज, चुनिंदा वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू आता था, बाकी 1/3 छोटी मोटी कंट्रीज के जरिए आता था, अफ्रीका, एशिया, तो ये सब था। ऑल दिस लेड टू अ डिक्लाइन इन द वर्ल्ड ट्रेड। अब सारी कंट्रीज अपने ये बोलेंगे कि नहीं आत्मनिर्भर बनेंगे, हम डॉलर नहीं खरीदेंगे, डॉलर से, यूएसए से कुछ नहीं खरीदेंगे। उससे क्या होगा? विच कॉज्ड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड शार्प ड्रॉप इन लिविंग स्टैंडर्ड्स across many countries. Bretton Woods Conference after World War II in 1944 established a new international monetary system. International Bank for Reconstruction and Development, now called the World Bank, and IMF were established with different mandates. इनको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में इस सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए। बोथ दीज IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर ऑल्सो नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। यहीं से इनका एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। ग्रेट डिप्रेशन में इकोनॉमीज फेल हुई, गोल्ड स्टैंडर्ड को क्रैश कर दिया गया कि गोल्ड, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 आया वो इस बात का विंडिकेशन था कि तुम भले कितना ही गोल्ड रख लो, तुम इंश्योर्ड नहीं हो। ग्रेट डिप्रेशन आएगा तो ये गोल्ड वोल्ड सब धरा का धरा रह जाएगा, है ना, इट विल बी इन वेन। So there is no assurity that you are keeping handsome amount of gold, then your economy is safe. No, economy is not safe at all. Clear? Then World Bank comprises two major organizations: International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association. Headquarters कहाँ पे? Washington DC में। बस तुम्हें एक छोटा सा जरूरी चीज बता दूं पहले, सॉरी फॉर द ब्रेक इन द रिदम। वर्ल्ड बैंक शेयर स्टार्ट करने से पहले कल हम स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल पे अपना सोशल इश्यूज का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ज्योग्राफी में यू मस्ट हैव गॉट टू नो दैट ज्योग्राफी लेक्चर्स वुड हैपन एट दिस टाइम 9:30 पे। अगर ज्योग्राफी लेक्चर्स भी हों तो विल इट बी फाइन विद यू? दोनों क्लासेस हों, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, फॉर जस्ट 12 days। क्योंकि ये जो मेरी इलनेस की वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ था बीच में, जो मैं ऑफ पे था, उस वजह से थोड़ा सिंक्रोनिसिटी टूट गई है कोर्सेज की। उसको ट्रैक पे लेके आने के लिए थोड़ा जरूरी है कि पैरेलली 2 क्लासेस चलेंगी। प्लीज से यस और नो। सी मैं लिख देता हूं, यहां पे क्लैरिटी हो जाएगी तुम लोगों को। एज यूजुअल पॉलिटी तो चलेगा, इसी के साथ साथ
ज्योग्राफी, ठीक है। 8:30 और 9:30 के अराउंड टाइम रहेगा, दोनों क्लासेस पैरेलली चल रही होंगी, ठीक है। तुम 10-12 दिन तुम्हारा थोड़ा सा सिंक्रोनिसिटी टूटेगी। आई एम अफ्रेड कि तुम मेरा लेक्चर तो देख लोगे, ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिस ना हो जाएं 10 PM पे। दिस विल आल्सो बी लाइव। मिस्टर सरन हैविंग अ लॉट ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, you would get to know the moment you would watch the very first lecture। 8:30 PM to 10 PM ये क्लास चलेगी, ठीक है। फिर सोशल इश्यूज की जो हमारी क्लास है ये ओवरलैप रहेगा सिर्फ 12 दिन का। उसके बाद ज्योग्राफी का तुम्हारा कोर्स चलता रहेगा, मेरा कोर्स आ जाएगा सोशल इश्यूज का। सोशल इश्यूज का कोर्स 19 नवंबर से ही चल रहा है, ठीक है। डेट रिमेन्स द सेम, टाइम हो जाएगा 5:30 PM टू 7 PM, ठीक है। 7 और 7:30 PM, इज दैट फाइन? ये चलता रहेगा। बाकी के कोर्सेज जो हमारे आगे हैं फिर वो वैसे ही अपना रिदम में चलते रहेंगे। डायनामिक सब्जेक्ट्स आई विल बी टेकिंग, स्टैटिक पोर्शंस ही विल बी टेकिंग। इसमें जो ज्योग्राफी में स्टैटिक के साथ डायनामिक चीजें हैं जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड्स एक्सेट्रा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम, राइट। जो डायनामिक चीजें हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो मेरा अपना फंडे है, वो आई विल बी एक्सप्लेनिंग। नाउ दैट ही हैज बीन प्रिपेयरिंग विद ज्योग्राफी, ही हैज अपीयर्ड, ही हैज रिटन 4 और 5। अच्छा, ज्योग्राफी मॉर्निंग में कर सकते हैं, पॉलिटी को, ठीक है। वी विल ट्राई कि ये मॉर्निंग में हो जाए, ठीक है। कल ही मैं कोशिश करूंगा कि ये मॉर्निंग में हो जाए, नहीं तो कल का दिन ये रात में रहेगा, उसके बाद फिर ये मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 क्लास टू अकोमोडेट। फिर करंट अफेयर जो हमारा चलता है एज यूजुअल वो चलता रहेगा 2 PM, ठीक है। 2 PM करंट अफेयर चलता रहेगा। मेरे पास इससे ज्यादा टाइम रहेगा, मैं करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज को काफी अच्छे से कवर कर पाऊंगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्लियर। 30 नवंबर के बाद आई विल बी फ्री, देन आई विल बी preparing the course curriculum and will be going through the geography lectures। इको क्लासेस का क्या है कि इको में हमारा 2-3 टॉपिक्स जो हैं जो बिल्कुल डायनामिक है, इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर। और टॉपिक्स बताओ जो तुम्हें लगता है मिस हुए हैं, जो तुम्हें लगता है अभी इनकम्प्लीट है। अभी ये वाली क्लास जो है इसमें भी वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब मुझे कवर करना है। ये क्या है? कॉन्टेम्परेरी इश्यूज हैं। फिर हमारा है बजट, वो सारी क्लासेस जो हैं इंडस्ट्री के ऊपर। अभी देखो आप, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक्सेट्रा, दिस इज स्टैटिक नहीं है, दिस इज प्योरली करंट अफेयर्स। दोज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन द करंट अफेयर्स एंड दोज topics would be added to your economy batch as well, so that those of you who are only in the economy course will be able to get it eventually. Got it? After we are done with the education as a sector in the current affairs batch, economy में हम current affairs में हम ये वाले जो इश्यूज हैं, इंडस्ट्री, जैसे हमने एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड कवर करा था, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्री, ये सारा कुछ, रेगुलेटर्स के इश्यूज वो उसमें कवर होंगे। स्टैटिक में सारा कवर कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं। और बताओ बच्चों, और बताओ गाइस, और बताओ। ये क्लासेस दोनों जगह चलेंगी, जब कभी ये अभी जैसे 12-15 दिन में इकोनॉमी में ये सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस वगैरह में कुछ है नहीं, यूलिप वगैरह था, IRDAI का क्रिटिसिज्म और ये सब, अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है। IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट आती है वो दिसंबर में आती है, वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस का क्वेश्चन नहीं, RBI का, या फिर RBI हमने वैसे थ्रेडबेयर वे में कवर कर लिया है, कोई और, हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जैसे, ठीक है। इन पे जो है एक बार मेरे को रिसर्च करने दो। ये सारे टॉपिक्स अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि ये एक्ट यहाँ पे है, ये एक्ट यहाँ पे है, वो बात नहीं बनेगी। तो इसका जो एनालिसिस है, CCI कहां कहां फेल हो रहा है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। दोज क्लासेस वुड इक्वली रिफ्लेक्ट इन द इकोनॉमी बैच ऑफ योर्स। Indian diaspora and internal security, that is a part of GS mains paper 3, will be covered in your internal security module. That is a separate module altogether, Rahul, ठीक है। लेकिन वो क्लासेस, we are not miserly here, it's just that मैं जो चीज है ना उसको let me confront here, क्योंकि ये बैच क्या है कि क्लास मेरी पुअर हेल्थ की वजह से, डेंगू एंड ऑल जो भी हुआ उसकी वजह से लगभग 28-25 दिन क्लासेस नहीं हुई, उसको अकोमोडेट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। बट इसमें 25% ही था जो स्टैटिक होता, वो 25% हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेट मी बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड हियर, ठीक है। वो चीजें, हिस्ट्री क्लासेस फॉर GS आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th of December,
ठीक है। 5th of December से मिस्टर प्रकाश सर हैं, and as I told you we would be very soon we would be opening an institute in मुखर्जी नगर also। अभी तो दिल्ली में न्यूज आ रही है कि लॉकडाउन होगा, but मुखर्जी नगर सेंटर we have planned a space and all। I was very busy for the whole week। मेरी दिवाली नहीं थी, ये सब काम चल रहा था, क्योंकि कुछ बड़ा तो करना है ना लाइफ में, फेस्टिवल्स तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और वो प्रकाश सर जो है वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो थोड़ा हिंदी में इंग्लिश मिक्स पढ़ाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। We are having another teacher also who is MA gold medalist in history and who has appeared in UPSC 3 or 4 times। He will be teaching you modern history, art and culture, दोनों चीजें चलेंगी। जिनको प्योरली इंग्लिश चाहिए, टीचर्स, both the teachers are of top notch quality। History even though it wasn't added। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन अभी आगे कवर होगा आदित्य, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन अभी आगे और कवर होगा, ठीक है। मेरे को एग्रीकल्चर में जो तुम्हारे साथ कवर करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट, अगेन डायनामिक है, दिसंबर 2019। फिर एग्रीकल्चर का जो NSSO का डेटा है 2014 का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डेटा, उससे 2014 का क्वेश्चन था, 2014 का डेटा है, 2017 में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। पुराना जो भी डेटा सेट है, एग्रीकल्चर पॉलिसी या कुछ भी, वो हमने जो चीजें कवर करी थी वो लेक्चर इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। इसके बाद कोई रीस्केड्यूलिंग नहीं है, ठीक है। बस ये है कि समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, जो कि एक्स्ट्रा हिस्ट्री का मैंने कमिट नहीं किया था, बट अभी आई एम टेलिंग यू, हिस्ट्री का जो आपका बैच है वो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, 1 से 1.5 घंटे का, ठीक है। उसका भी टाइमिंग जो है मॉर्निंग का टाइम रहेगा 11 साढ़े 11 का। वो कितने लेक्चर्स होंगे? कोर्स पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, आई वुड से इट इज अंडर डेवलपमेंट। तो जो कोर्स पेज बन जाएगा तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगा 1-2 दिन में। पुराने मॉड्यूल बच्चे, ये पुराना मॉड्यूल ही है, 12 दिन की मोहलत मांग रहा हूं, सिर्फ 12 दिन की। बात समझो कि सिर्फ मेरा ये जो मॉड्यूल चल रहा है, ये बाकी सारी क्लासेस तो ऐसे ही चल रही हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ज्योग्राफी अकोमोडेट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी वी विल ट्राई कि सुबह 11 बजे हो जाए। न्यू शेड्यूल में सारा कुछ वही चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार एक्सेल शीट दोबारा से बनवा देता हूं जिसमें तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारी रूटीन क्या होनी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ 12 डेज प्लस हिस्ट्री का जो चीजें हैं वो तुम्हें अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें नया, बात समझो, ठीक है। अभी IMF का एक ग्लिम्स था, इसके बाद आई विल बी शेयरिंग अनदर PPT विद यू व्हिच वी वुड बी कवरिंग again in the current affairs portion, जो भी इससे चीजें। eco classes twinkle, as I am saying, eco classes will be within next 4 or 5 days once I am done with the education as a topic। eco classes will be held in the current affairs because it's all current now। okay, tabulated format में classes के सारे टाइमिंग शेयर हो जाएंगे। yes, as per schedule itself, as per schedule only, you will be having social classes at this time। social issues की classes आपकी इस टाइम पे होंगी कल से, ठीक है। और इको की क्लास जो है, मान लो 3 दिन के बाद जो एजुकेशन खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में, उसके बाद आपकी इको की क्लासेस 2 से 3.5 में होंगी फॉर जस्ट 12 डेज, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन, प्लीज अकोमोडेट गाइज। इट वॉज अनवारंटेड ऑन माई थिंग ऑल्सो कि मेरे हाथ में नहीं था। अगर वो नहीं हुआ होता तो हमारे कोर्सेज हमने 10-12 दिन का गैप ले रखा था पॉलिटी खत्म होने के बाद। वो चीजें थोड़ा स्पिल ओवर हो गई बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली, कि जो मेरा ऑफ पे जाना पड़ा मुझे, वो चीज वी विल बी कवरिंग अप इन द कमिंग डेज। ऑलराइट, क्लियर? तो टैबुलेटेड फॉर्मेट में मैं इसको शेयर करवा दूंगा कल ही, ठीक है। मैं घुमा फिरा के बोलूं कि यार नहीं हम और रॉकेट साइंस पढ़ेंगे, नहीं। जो गलती हुई है, गलती कह लो या मेरे हाथ में नहीं थी वो चीज जो हुई, उसको मेकअप करने के लिए, कवर अप करने के लिए वी आर डूइंग दिस, राइट। CAR में इकोनॉमी की क्लासेस 2-3 दिन में जैसे एजुकेशन कवर हो जाएगा, अच्छे से सारा कुछ हम कवर करेंगे उसमें, क्या। CAR की मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरा ज्योग्राफी वाला जो है वो खत्म हो जाएगा काम, तो इसलिए
And geography में I'll be sitting here when he would be teaching. I'll be sitting here watching these lectures because JVs is very close to my heart now. This is my only aim in life. तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आने दूंगा. आंख से आंख मिला के बोल रहा हूँ तुम लोगों से. क्वालिटी नहीं होगी तो मेरे को खुद फिर मैदान में आना पड़ेगा, राइट? इट्स जस्ट दैट कि ओवरऑल सारी चीजें जो जेवीज के अंदर हो रही हैं, बुक्स वगैरह, वो सारी चीजें क्वालिटी 1 नॉच अबव हो जाए, तो मेरे को थोड़ा मैनेजरियल काम करना पड़ रहा है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉलिटी जियो क्लास टाइमिंग्स विल बी 8:30 PM. 8:30 PM ओनली. 8:30 PM. नो कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू क्लासेस. 3 टाइम शेड्यूल में ही होंगी. जो आपका टाइम शेड्यूल है वो यही रहेगा. मैं बार बार समझा रहा हूँ. 2 PM से 3:30 PM तक वाली वो क्लास होती है. फिर उसके बाद 5:30 PM से 7 PM. फिर उसके बाद 8:30 PM से 10 PM. ठीक है, टाइम स्लॉट्स वही रहेंगे. हाँ, अगर अब तुम ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये ज्योग्राफी का बैच ऊपर हो जाए, जो 12 दिन की जो बात है 12 डेज की, वो ज्योग्राफी का बैच ऊपर हो जाएगा, तो 11 AM से 12:30 नून तक तुम्हारी ये क्लासेस रहेंगी. ठीक है, डन. तो आज के लिए ये था. We'll watch geo classes recorded for the time being only for 12 days. I'll try to cover polity classes 1-2 घंटे स्ट्रेच करके मैं फटाफट इसे खत्म करता हूँ. जितनी जल्दी खत्म होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा. ठीक है, मैं रोज मेरी 1-2 क्लासेस तुम्हारे साथ होंगी ही होंगी. इट्स जस्ट दैट कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कहीं ना कहीं डेलीगेट मुझे करना पड़ रहा है. क्या? That was all. IGS ग्रुप में सारा कुछ कर रहा हूँ प्रहलाद, अभी कर रहा हूँ. ठीक है, कल 11-12 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा. अभी तो स्टाफ चला गया. I wish I could show you the glimpse of the office now. We have got 3-4 cabins here. मतलब अच्छा लगता है कि अब आप लोगों के लिए अच्छी और चीजें हो जाएंगी. Since mentorship course is also starting, तो उसमें आप लोगों के लिए भी कॉलिंग फैसिलिटी, पीपल हु आर इन सर्विस और हु हैव रिजाइंड, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ओबीसी कोटा की वजह से, जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट दिया था, वो सर्विसेज में नहीं जा पाए, राइट? अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर्स को पकड़ के लेके आऊं. आफ्टर 2015 टॉपर, यू नो द नेम एंड एवरीथिंग, पॉल साइंस, राइट? तो पॉइंट क्या है ना कि रेट बहुत बढ़ गए हैं टॉपर्स को मेंटरशिप पे लेके आने के. तो हमने क्या किया कि सिलेक्टेड तो ये भी हैं, हाँ इन्होंने सर्टिफिकेट में कुछ फेक किया है या कुछ किया है, तो दे विल बी गाइडिंग यू इन द मेंटरशिप प्रोग्राम एंड दे विल बी देयर फॉर यू गाइज एज वेल. ओके, तो वो सारी चीजें हैं. व्लॉग बनाओ, अभी टाइम नहीं है. थैंक यू गाइज, बाय बाय.